Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let me give you the sneak peek into the today's session. So आज के सेशन में हम जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो केस हुआ केस चल रहा था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई थी और उसके बाद से जब सेबी पे इल्ज़ाम लगे थे तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसे हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले हम वोकैबुलरी को देखेंगे एंड ऑफ कोर्स हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर दिखेगा वहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पे ग्रामर डिस्कस होगी। और जहाँ पे भी पर्पल कलर है वहाँ पे आपको एक ग्रामर का रूल बताया जाएगा, ठीक है। यस, यहाँ पे भी पर्पल है तो हम यहाँ पे भी ग्रामर का रूल समझेंगे, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स यस, इस पेज पे तो आज बहुत सारी ग्रामर है, हम बहुत कुछ सीखेंगे। उसके बाद मैंने आपके लिए एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी रखा है। सो यस, हम उसे भी करेंगे। और आपका आर्टिकल मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये टाइटल है, ये फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकंड स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यस, हिंदी में भी आपका आर्टिकल है। एंड अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल के, यस, आर्टिकल की तरफ हम आ गए हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइटल को, ठीक है। सो आज का टाइटल क्या कह रहा है, शील्डिंग से भी। देखो, शील्ड करने का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, सेबी को बार बार प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसी के ऊपर आज का आर्टिकल है, ऑन सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग एंड सेबी प्रोब। तो सेबी के ऊपर जो प्रोब चल रहा था, प्रोब इज इन्वेस्टिगेशन या फिर केस। तो सेबी के ऊपर जो केस चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट शुड हैव पुश्ड इट टू डू मोर वाइल नॉट रिव्यूइंग पॉलिसी एक्शंस। तो ऑथर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को और ज़्यादा पुश करना चाहिए था सेबी को। इट यहाँ पे किसके लिए लिखा है, ये इट इस सेबी के लिए लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट को पुश करना पड़ता था सेबी को, किस लिए, टू डू मोर, और काम करने के लिए, वाइल नॉट रिव्यूइंग पॉलिसी एक्शंस। तो जो उसके पॉलिसीज़ हैं उसको रिव्यू ना करते हुए और ज़्यादा सेबी को काम करना चाहिए था, ठीक है। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। तो उसी के ऊपर आज का आपका आर्टिकल है, ठीक है। तो पहला आपका वर्ड है पिटीशन। पिटीशन आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट साइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिमांडिंग और आस्किंग सम एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट और अनदर अथॉरिटी, ठीक है। तो पिटीशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे सभी लोग साइन करते हैं और उस पर वो अपनी डिमांड रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिटीशन किसके लोगों ने फाइल की थी, किसके अगेंस्ट, सेबी के अगेंस्ट फाइल की थी कि सेबी ना सेबी जो है वो कंपनीज़ के ऊपर जो भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सेबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि सेबी जो है ना वो कंपनीज़ की, सेबी का काम क्या है, वो रेगुलेटर है, ठीक है। तो जो हमारा मार्केट है, जो भी हमारा कैपिटल मार्केट है उसके ऊपर सेबी रेगुलेटर है, ठीक है। तो जो भी स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब जो भी सारे ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको सेबी उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। एज अ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, ठीक है। जैसे बैंक्स के ऊपर आरबीआई हेड है, वैसे जो कैपिटल मार्केट्स होते हैं उसके ऊपर इंडिया में सेबी हेड है, ठीक है। तो जो भी कंपनीज़ की ट्रांजैक्शन होती है, कैपिटल मार्केट्स में जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी सेबी देखता है। तो सेबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था आफ्टर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप के ऊपर, जो भी इश्यूज चल रहे थे उस पे सेबी को कहा गया था कि सेबी आपकी लापरवाही की वजह से अडानी ग्रुप ने इतना बड़ा गफला कर दिया। तो सेबी को अब कोर्ट में ले जाया गया था कि आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इतना बड़ा घोटाला हो गया और इन्वेस्टर्स का नुकसान हो गया, ठीक है। अगर सेबी स्ट्रिक्टली सारे रूल्स को फॉलो करवाता था, सभी कंपनी से सभी के ऊपर ध्यान रखता था अच्छे से, जो कि उसका काम है, तो अडानी ग्रुप ऐसा नहीं कर पाता था। तो इसीलिए अभी सभी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं वोकैबुलरी के ऊपर। मैलफियांस आपका नाउन होता है जिसका मतलब होता है भ्रष्टाचार करना, ठीक है। इलीगल बिहेवियर आपका जो दिखाते हैं, ठीक है। घूस देना किसी को मैलफियांस होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ जो लीगल नहीं है वो करते हो,
अपना काम निकलवाने के लिए, तो हम उसे मैलिफियंस कहते हैं। मैनिपुलेशन आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अपना काम निकलवाना, ठीक है, मैनिपुलेट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, उस सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना अपने आप को काम निकलवाने के लिए, अपना एडवांटेज निकालने के लिए, ऑफन अनफेयरली और डिसऑनेस्टली, ठीक है, तो हम उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। अनफेयर तरीके से अपना काम निकलवाना इज़ मैनिपुलेशन करना। एसुएज करना इज़ आपका वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू मेक अनप्लीजेंट फीलिंग्स लेस स्ट्रॉन्ग। तो जब भी कोई दुखी होता है, जब आप उससे सांत्वना देते हो, ठीक है, जो वो बैड फीलिंग्स हैं आप उसे कम करने की कोशिश करते हो, तो हम उसे एसुएज करना कहते हैं, ठीक है। एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे वर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट एलैक्रिसिटी, ठीक है, एलैक्रिटी का आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन जिसका मतलब होता है स्पीड और ईगरनेस, ठीक है। तो जब भी आप एलैक्रिसिटी दिखाते हो तो आप उसका मतलब होता है कि आप बहुत कोई भी चीज़ जल्दी से कर रहे हो, तत्परता के साथ कर रहे हो, ठीक है। टार्डीनेस आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग लेट और स्लो, ठीक है, जो सुस्ती दिखाना इज टार्डीनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है संगुष्टिका। संगुष्टिका इज़ द ग्रुप अ कंपनी, तो कोई एक बड़ी कंपनी जो कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ को ओन करती है, ठीक है। तो इस बड़ी कंपनी को हम कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करते हैं। यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट अडानी को कहा गया है, ठीक है। तो अडानी ग्रुप जो है वो क्या करता है, बहुत सारे हैं उसके, अडानी पावर्स है, अडानी एनर्जीज़ है, ठीक है, अडानी पोर्ट्स है। तो ये सारे जो छोटे छोटे उसके स्मॉल बिजनेस हैं उसकी जो तो इसीलिए हम उसे एक कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं जो कि बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस को चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। तो पहला आपका इडियम है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ इसका मतलब होता है किसी के चलते हुए, ठीक है। इफ समथिंग हैपन्स इन द वेक ऑफ समथिंग एल्स इट हैपन्स आफ्टर एंड ऑफन बिकॉज ऑफ इट, ठीक है, उस चीज़ के वजह से उस चीज़ के बाद हम कहते हैं ना दिस हैपेंड इन द वेक ऑफ दिस थिंग, ठीक है, मतलब इट द थिंग टुक प्लेस इन द वेक ऑफ समथिंग, तो उसका मतलब होता है ये चीज़ इस चीज़ के चलते हुए हुई है, ठीक है। नेक्स्ट ईडीएम है आपका बॉल इज़ इन योर कोर्ट। हम कहते हैं ना अब पासा आपके पलड़े में है, ठीक है, उसका मतलब होता है इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट टू, मतलब अब सारा का सारा आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे चीज़ों को चलाते हो, कैसे उसे डायरेक्ट करते हो, अभी है आपके ऊपर है, ठीक है। उसका मतलब होता है बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ठीक है, अब मतलब सबको जब आपके हाथ में है कि आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट इज सीज ऑन और अपॉन समथिंग, ठीक है, तो सीज ऑन और सीज अपॉन का मतलब होता है टू सडनली शो अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग। अचानक से किसी में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हो कि कोई चीज़ करने में, तो आप उसे सीज अपॉन कर रहे हो, ठीक है। स्पेशली बिकॉज यू कैन यूज़ इट टू योर एडवांटेज, आपको जब अपना फ़ायदा दिख रहा होता है उसमें, तो इसलिए आप अचानक से उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो। पहले आपको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब आपका फ़ायदा उसमें आपको दिखा तो आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए उसमें, तो उसका मतलब होता है सीज अपॉन और सीज ऑन, ठीक है। गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग इज किसी भी चीज़ के तय तक जाना, मतलब इन डेप्थ तक जाना, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर आप कहते हो कि यू गेट इन टू द बॉटम ऑफ दैट थिंग, मतलब आप उस चीज़ के तय तक गए हो, बहुत ही इन डेप्थ गए हो, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि गेट टू द बॉटम ऑफ इट एंड डू द इन्वेस्टिगेशन, मतलब पूरी तह तक जाके इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। ये यूजुअली इन्वेस्टिगेशन के टर्म में यूज़ होता है, ठीक है। फाइंड आउट ट्रू रीज़न फॉर और कॉज ऑफ समथिंग, ठीक है, तो सच्चाई के साथ पूरी वजह को फाइंड करना, तह तक जाके हम उसे कहते हैं गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने आर्टिकल पे, द सुप्रीम कोर्ट। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। द सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका सब्जेक्ट है, और हैज़ क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका सिंगुलर है, एक ही कोर्ट है ना, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसीलिए हैज़ भी आपका वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हैज़ कंपनीज़ के लिए नहीं लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ से आपको यहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ना है, अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे, सब्जेक्ट वर्ब को नहीं समझोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे कंपनीज़ के लिए हैज़ गलत लिखा है। आप लिखोगे अ ग्रुप ऑफ कंपनीज हैव स्क्वायरली टॉस्ड, ऐसा नहीं होता है, उसके बगल में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उसके बगल में ही उसका वर्ब लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करके ऐसे पढ़ना है, द सुप्रीम कोर्ट
हैज़ स्क्वायरली टॉस द बॉल बैक टू द मार्केट रेगुलेटर्स कोर्ट, ऐसे करके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, स्क्वायरली मतलब सभी तरीके से फेवर करते हुए क्या किया है, अब बॉल को टॉस किया है, मतलब बॉल को फेंका है मार्केट रेगुलेटर्स के कोर्ट में। अब ये मार्केट रेगुलेटर जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होगा सेबी, ठीक है। जहाँ पे भी मार्केट रेगुलेटर या फिर रेगुलेटर आएगा हम उसको सेबी को रेफ़र करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के पाले में गेंद को फेंक दिया, मतलब अब सब कुछ सेबी के हाथ में है। कैसे सब कुछ सेबी के हाथ में अब आ गया है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था, रूलिंग ऑन द बेंच ऑफ पेटिशंस, मतलब रूलिंग इज जजमेंट दिया था एक पेटिशंस के बैच पे। पेटिशन मतलब याचिका दायर की गई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। जो पेटिशन थी वो फाइल की गई थी इन द वेक ऑफ मतलब किस चीज़ के चलते हुए ये पेटिशन फाइल की गई थी, यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर। अब यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर क्या है, ये आपका एक स्टॉक मार्केट का टर्म है जिसको आपको ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है। शॉर्ट सेलर्स वो होते हैं जो कि रेट जब कम होता है तब उसको स्टॉक्स को परचेज करते हैं, पर रेट जब ज़्यादा हो जाता है फिर उसको बेचते हैं। इतना आप बस समझ लो, उसे हम शॉर्ट सेलिंग, इन अ वे हम उसे शॉर्ट सेलिंग कह सकते हैं। तो इस चीज़ को जो करते हैं उस कंपनी को हम शॉर्ट सेलर कहते हैं। तो यूएस में एक शॉर्ट सेलर था जिसका नाम था हिंडनबर्ग, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हिंडनबर्ग को रेफ़र करते हुए वो कह रहे हैं कि जब हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए किस चीज़ के, मैलफियांस इज जो आपकी इग्नोरेंस था, किस चीज़ में इग्नोरेंस था, इंक्लूडिंग स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन ऑफ द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो हिंडनबर्ग ने कहा था कि सेबी जो है ना वो कंपनीज के ऊपर सही से ध्यान नहीं रख रहा है, इंक्लूडिंग अडानी ग्रुप के ऊपर भी, बिकॉज अडानी ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने फेक तरीके से फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं और ब्लैक मनी को उन्होंने वाइट में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे हिंडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाया था, हम उस पर अब नहीं जाते हैं। तो वो कह रहा है कि जब उसने रिपोर्ट दायर की थी अडानी ग्रुप के ऊपर, तो उस चीज़ के चलते हुए उन्होंने एक पिटीशन दायर की गई थी। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद लोगों ने याचिका दायर की थी सेबी को कि सुप्रीम कोर्ट सेबी को कहिए कि वह सही से काम कीजिए। तो उसके ऊपर रूलिंग देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब बॉल को अब उसके सेबी को ही, मतलब सब कुछ सेबी के फेवर में ही कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, ठीक है। द कोर्ट हैज़ ऑप्टेड टू सबॉर्डिनेट petitioners and entreaties to protect larger public interest to its chariness to substitute its own wisdom over the regulatory policies। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर्स की जो याचिकाएं थी और जो पब्लिक इंटरेस्ट के हित में जो चीज़ थी उसको सब्सटीट्यूट किया है, मतलब उसको परे रखे हुए उस चीज़ के बदले किस चीज़ को रख दिया है, इट्स ओन विजडम मतलब जो अपनी नॉलेज थी उस चीज़ को भी परे रखते हुए रेगुलेटरी जो पॉलिसीज़ हैं सेबी की उसको ही, रेगुलेटरी पॉलिसीज़ ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको महत्व दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो पेटिशनर्स ने याचिका दायर की थी उसको भी परे रख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नॉलेज को भी परे रख दिया। किस चीज़ के लिए, सिर्फ रेगुलेटरी पॉलिसीज़ जो थी सेबी की उसको बचाने के लिए, उस चीज़ को सही करने के लिए, सेबी को सही बताने के लिए उन लोगों ने इस सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशनर की याचिका को भी परे रख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद के नॉलेज को भी परे रख दिया सिर्फ इनको बचाने के लिए, ठीक है। इन इट्स 46 पेज ऑर्डर, तो 46 पेज का ऑर्डर आया इन द बेंच, एक बेंच थी, बेंच इज़ ग्रुप ऑफ जजेस जो कि किसी भी केस के ऊपर स्टडी करते हैं। तो बेंच थी हेडेड बाय, जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI थे इंडिया के DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प होगा। तो CJI हैं हमारे इंडिया के, तो उन्होंने इस केस के ऊपर एक बेंच हेड किया था और ऑर्डर दिया, जो ऑर्डर दिया था। अभी इस ऑर्डर के लिए इस लिखा है, तो ये ऑर्डर क्या है, एम्फेटिक है। इन ऑब्जर्विंग दैट सेबी हैज़ प्राइमा फेसी इज ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ऊपर ऊपर से देखने के, ऊपर ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सेबी हैज़ कंडक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, ऊपर ऊपर से किया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या किया, कहा है कि सेबी ने कॉम्प्रिहेंसिव इस सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए, ठीक है,
सभी चीज़ों को इंक्लूड किया है सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में। दैट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, उन्होंने सभी चीज़ों को इंक्लूड किया, इसीलिए क्या हो रहा है इस अब ये चीज़ कि कौन सी चीज़, अब ये दैट इस इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन इंस्पायर करती है, मतलब जगाती है कॉन्फिडेंस को। एंड दैट फैक्ट्स ऑफ द केस डू नॉट वारंट अ ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सेबी given that prima facie no deliberation inaction or inadequacy was found in the regulator's conduct of its probe। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की है, इसलिए हमें ये भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि जो भी फैक्ट्स हैं केस के हम उसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका दायर की थी कि जो सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना अडानी ग्रुप के ऊपर, तो उसे वो वापस ले ली जाए और सुप्रीम कोर्ट आप खुद से अडानी के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सेबी को मत कहिए, बिकॉज सेबी के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। पिटिशनर्स ने कहा था कि सेबी के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, आप खुद से अडानी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कहा कि नहीं नहीं, सेबी ने तो अच्छा काम किया है, इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रिहेंसिवली की है और इससे कॉन्फिडेंस है कि जो भी सारे फैक्ट्स हैं हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे सेबी से, ठीक है। क्योंकि तो नो डेलिबरेट इन एक्शन, डेलिबरेट इस जानबूझ के सेबी ने कोई ऐसे काम नहीं किया है। इनएडिक्वेसीज इनएफिशिएंसी, तो हमें ऐसा भी नहीं लगता है कि सेबी इनएफिशिएंट है, हमें सेबी के ऊपर पूरा भरोसा है और वो सही से काम कर रहा है। इन द रेगुलेटर्स कंडक्ट ऑफ इट्स प्रोब इज इन्वेस्टिगेशन, तो जो रेगुलेटर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मतलब जो सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अडानी के केस के ऊपर, हमें वो उसके ऊपर पूरा सेबी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो सही से करेगा, इसीलिए हम खुद पे वो नहीं लेंगे, सभी को ही काम करने देंगे, हम उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा सीजीआई ने कहा, ठीक है। अब एक्सपर्ट कमेटी के लिए यहाँ पे हैड लिखा है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, एक ही कमेटी है इसीलिए यहाँ पे हैड लिखा है, ठीक है। सीज्ड अपॉन प्रेयर्स, तो यहाँ पे दो काम किए गए हैं, यहाँ पे रूल ऑफ पैरेललिज्म दिखाना है मुझे। एक काम यहाँ से लेके यहाँ तक किया गया है, दूसरा काम अब एंड से जोड़ा गया है कंजक्शन से, वो यहाँ से लेके यहाँ पे बताया गया है। तो दो काम है, इसलिए यहाँ पे रूल ऑफ पैरेललिज्म आपको दिखाना था, ठीक है। ओके, तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, स्ट्राइकिंगली बहुत ही शॉकिंगली द बेंच कंप्लीटली स्कर्टेड इज झुटला देना, इग्नोर कर दिया है फंडामेंटल क्वेश्चन को, फंडामेंटल इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, कि दैट द कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमेटी इन इट्स, तो जो कोर्ट ने अपॉइंट की थी एक्सपर्ट कमेटी में 2023 में, उस कमेटी हैड ऑप्टेड, अब देखो कनेक्ट करके पढ़ना है, रिपोर्ट के बाद हैड, ये हैड ना रिपोर्ट के लिए नहीं लिखा है, तो आप ऐसे गलत पढ़ोगे, रिपोर्ट हैड ऑप्टेड, रिपोर्ट ने ऑप्टेड नहीं किया है, कमेटी ने ऑप्ट किया है, ऑप्ट करना इज उसे अपनाना, तो कमेटी ने क्या अपनाया है, टू लीव एज अ मैटर बिटवीन सेबी एंड द कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था कि सेबी के ऊपर, सेबी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अडानी के ऊपर, कि आप उस पर ध्यान रखिए वो सही से कर रहा है नहीं, तो उस एक्सपर्ट कमेटी ने भी कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये आपका मामला है और सेबी का मामला है, आप देख लो। तो उस एक्सपर्ट कमेटी ने भी कह दिया कि भाई हम आपके बीच में नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आप देख लो और सभी आप देख लो, ठीक है। फंडामेंटल क्वेश्चन को ही झुठला दिया है, ठीक है। तो लोगों को ये भरोसा था कि हाँ एक्सपर्ट कमेटी अब आ गई है तो वो कुछ करेगी, पर एक्सपर्ट कमेटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि आप खुद ही देख लो, ठीक है। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि हम आपके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद ही देख लो। द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल वायलेशंस पर्टेनिंग टू मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो वायलेशंस हुए थे, कौन से वायलेशन इज़ उल्लंघन, तो किस चीज़ का उल्लंघन हुआ था, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होता है, किसी भी कंपनी में एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है कि इतने परसेंटेज ऑफ शेयर्स पब्लिक को होल्ड करने होंगे, ठीक है। मतलब सारे के सारे शेयर्स खुद ही जो कंपनी के अंदरूनी लोग हैं, जैसे कि प्रमोटर्स हो गए, उस कंपनी के मालिक हो गए, वो सारे के सारे डायरेक्टर्स हो गए, वो खुद ही अपने पास नहीं रखेंगे, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो होते हैं
वो पब्लिक को लेने ही होंगे, ठीक है, मतलब कंपनी को बेचने ही होंगे, पर वो उतना नहीं बेच पाए थे अडानी, मतलब ज़्यादा शेयर्स उन्होंने खुद के पास रखा था, ठीक है, तो वो उस चीज़ का उल्लंघन हुआ था। एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और जो बाकी के ट्रांजैक्शंस होते हैं बाकी लोगों के साथ, उसमें भी उल्लंघन किए गए थे, ठीक है। द बेंच हैज़ इंस्टीड सीज्ड अपॉन मैंने आपको बताया था उसका क्या था, मतलब सडनली किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आना। तो इंटरेस्ट लेते हुए बेंच ने क्या कहा, अर्जिंग द कोर्ट को अर्ज किया, मतलब कोर्ट को बताया, अर्ज करना इज़ रिक्वेस्ट करना, तो कोर्ट को दबाव देते हुए कहा कि कोर्ट आप डायरेक्ट कीजिए सेबी को कि वो रिवोक कर ले, रिवोक इज़ कैंसिल कर देना, कि आप सेबी को बताइए कि सेबी को बताइए कि वो कैंसिल कर दे इट्स अमेंडमेंट्स, उस सेबी ने जो अमेंडमेंट किए थे, इट्स यहाँ पे किसके लिए है, सेबी के लिए। तो सेबी को कहिए कि वो अपने अमेंडमेंट्स को रिवोक कर दे, वापस ले ले, कैंसिल कर ले, टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन। तो किसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट हुए थे, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ही जो बाहर के देश के जो इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में, मतलब जो बाहर के देश के इन्वेस्टर्स थे, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो रूल्स अडानी के ग्रुप में जो थे उल्लंघन किया गया था। इतने परसेंटेज ऑफ लोग ही जो होते हैं वो फॉरेन से हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एज़ पर द रेगुलेशंस ऑफ द सेबी, पर उसमें भी वो उल्लंघन किया गया था। बहुत सारे लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, तो अमेंडमेंट्स किए थे सेबी ने ताकि वो अडानी को बचा सके। तो उस बेंच ने कहा कि भाई ये अमेंडमेंट्स गलत हैं, आप इस अमेंडमेंट्स को वापस ले लीजिए, आप कोर्ट ऐसा कहिए सेबी को, ठीक है। और किस चीज़ का, दैट वेयर एट द हार्ट ऑफ पेटिशनर्स, हार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सब जो पेटिशनर्स ने याचिका की थी ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही थी कि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो रेगुलेशंस है ना, इसे अमेंड किया जाए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट्स हुए थे, उस अमेंडमेंट्स को वापस लिया जाए। तो पटिशनर्स ये चाहते थे कि इन अमेंडमेंट्स को वापस लिया जाए ताकि फ़ॉरेन के लोग हमारे कंपनीज़ में आके बहुत ज़्यादा हक ना न जमा पाएँ। तो उस पटिशनर्स ने जो याचिका डाली थी, उसको देखते हुए बेंच ने कहा कि कोर्ट आप सभी को ऐसा कह दीजिए, ठीक है, दैट वेर एट द हार्ट ऑफ सबमिशंस ऑफ द रेगुलेटरी फेल्यूअर। और ये रेगुलेटरी फेल्यूअर है, रेगुलेटरी सेबी का ये फेल्यूअर है कि वो इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर पाया। और एक चीज़ क्या की बेंच ने, एक चीज़ तो ये कही कि उसे सेबी को कहिए कि वो रिवोक कर दे, और चीज़ एक क्या कही, राउंडली डिनाइड देम ऑन द ग्राउंड्स that there was neither any illegality nor were the norms capricious, arbitrary or violative of the constitution। और कोर्ट ने क्या कह दिया कि देखो, राउंडली सभी तरीके से सपोर्ट करते हुए इस बात को डिनाई करना, इस जुटला देना, ना कह देना, उन्होंने ना कह दिया कि नाइदर, देखो नाइदर नॉर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये भी मुझे पर्पल में करना था। नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ नॉर अकेला भी आता है, ठीक है। तो यस, नाइदर ये चीज़ हुई थी कि सेबी जो है वो इलीगल तरीके से कोई चीज़ नहीं कर रहा है, और ना ही वो अपने नॉर्म्स का उल्लंघन, वॉलेटिव उल्लंघन करना, तो सेबी कोई भी चीज़ इलीगल तरीके से नहीं कर रहा है, और वो ना ही अपने रूल्स को उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी तरीके से सभी काम कर रहा है, ठीक है। अब इस पेज पे आते हैं, इधर की ग्रामर है, देखो जब भी लिटिल होता है वो होता है ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर। और जब भी अ लिटिल होता है इसका मतलब होता है कुछ तो, ठीक है, कुछ तो मतलब थोड़ा बहुत, सिर्फ लिटिल आता है ना के बराबर, ठीक है। और अप्रोच टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट V1 प्लस ING आता है, वो दिखाना था, इसीलिए यहाँ पे पर्पल में है, ठीक है। अब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। द रूलिंग हैज़ ऑल्सो डन लिटिल, मतलब ना के बराबर जो जजमेंट आया था उसने ना के बराबर एसुएज किया है, मतलब शांत किया है इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स को, इन्वेस्टर्स की जो चिंताएं थी वो ना के बराबर सॉल्व हो पाई हैं, शांत हो पाई हैं,
किस चीज़ के रिगार्डिंग कंसर्न्स थे इन्वेस्टर्स के अबाउट सेबीज अप्रोच टू गेटिंग टू द बॉटम ऑफ द एलिगेशंस। तो जो बॉटम ऑफ द मतलब तह तक जाना, तो इन्वेस्टर्स की चिंता थी कि सेबी जो है ना वो बॉटम ऑफ द एलिगेशंस तक नहीं जा रहा है, एलिगेशंस रेज्ड बाय, ठीक है, तो वो तह तक सेबी नहीं जा रहा है उन इल्ज़ामों पे जो कि रेज किए गए थे, मतलब उठाए गए थे हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा। तो हिंडनबर्ग वो वही शॉर्ट सेलर कंपनी है यूएस की जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था अडानी ग्रुप के ऊपर। तो इन्वेस्टर्स की यही चिंता थी कि सेबी इन एलिगेशंस को तह तक जाके सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जनवरी 2023 में, तो उसी के ऊपर कंसर्न्स थे इन्वेस्टर्स के कि इतने ज़्यादा सवाल उठाने के बाद भी सेबी जो है वो बॉटम तक जाके तह तक जाके वो इश्यूज़ को नहीं देख रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से अब रूलिंग भी सेबी के फेवर में आ गई, तो इन्वेस्टर्स शांत नहीं हो पाए, इन्वेस्टर्स खुश नहीं हो पाए जजमेंट से, ठीक है। विदाउट एलैबोरेशन ऑन एनी ऑफ द रेगुलेटर्स फाइंडिंग्स, एलैबोरेशन इज एक्सप्लेनेशन, तो कोई भी एक्सप्लेनेशन ना देते हुए, किसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कोर्ट ने, रेगुलेटर्स इज यहाँ पे सेबी। तो सेबी के द्वारा जो फाइंडिंग्स की गई थी, मतलब जो थोड़ी बहुत उन्होंने की थी फाइंडिंग्स, उसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। द कोर्ट हैज़ ब्लाइंडली मतलब बेतुके तरीके से, ये ऑब्जर्व करना इज ये कहना, तो कोर्ट ने बेतुके तरीके से कह दिया कि सेबी हैज़ कंप्लीटेड 22 आउट ऑफ 24 इन्वेस्टिगेशंस। तो कोर्ट ने बिना कुछ जांच पड़ताल करे हुए, बिना कुछ फाइंडिंग्स को देखे हुए कि सेबी ने आखिर क्या फाइंड किया है, बस ऐसे ही कह दिया कि जो 24 इन्वेस्टिगेशंस करनी थी सेबी को, उसमें से सेबी ने 22 तो कंप्लीट कर दी हैं। इनटू द अडानी ग्रुप के ऊपर जो 24 इन्वेस्टिगेशन थी उसमें से 22 कंप्लीट हो गई हैं, एंड दैट द कंप्लीशन ऑफ द रिमेनिंग, तो बाकी की जो 2 बची हुई हैं आर पेंडिंग, वो बची हुई हैं इसलिए क्योंकि तो इनपुट्स आने बाकी हैं, इनपुट्स बिंग अवेटेड इज आने बाकी हैं, किससे, फ्रॉम फॉरेन रेगुलेटर्स। तो अडानी के उस पर बहुत सारे फॉरेन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था, तो फॉरेन कंपनी के जो रेगुलेटर्स हैं उनमें से डिटेल आना अभी भी बाकी हैं, इसीलिए ये 2 बचे हुए हैं। बाकी सेबी तो अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेबी को पूरी तरीके से बचाने का काम किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेबी का पक्ष लिया सुप्रीम कोर्ट ने और ऐसा कहा, ठीक है। द बेंच हैज़ डायरेक्टेड सेबी टू कंप्लीट दिस एक्सपीडिशनली, और ऊपर से कह दिया कि सेबी भाई देखो जो 2 बाकी की बची हुई हैं उससे भी एक्सपीडिशनली जल्द से जल्द ख़त्म कर दो, ठीक है। 2 बची हुई हैं आप उसे भी जल्दी से ख़त्म कर दो, ठीक है। ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एक ही डिसीजन है इसीलिए यहाँ पे हिंट्स लिखा है, ठीक है। वर्ब में जब भी एस आता है वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। वर्ब में जब भी एस आता है वो सिंगुलर बन जाता है, तो इस डिसीजन के लिए ये वर्ब लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट करके आपको पढ़ना है, तो ये डिसीजन हिंट कर रहा है, ठीक है, ना कि वॉच डॉग हिंट कर रहा है। इस वॉच डॉग के लिए यहाँ पे हिंट नहीं लिखा है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ग्रामर देख लिया आपने, समझ लिया कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है, ओके। तो जो डिसीजन है वो हिंट कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन दे रहा है। कौन सा है वो डिसीजन, अब यहाँ से लेके यहाँ तक है वो डिसीजन, अब हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिसीजन में क्या बताया गया है, टू लीव द क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ सेबीज परसिव टार्डीनेस। तो उस डिसीजन में, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन जो सेबी के द्वारा परसीव्ड टार्डीनेस, तो सेबी जो परसीव कर रहा है, परसीव करना है अपनाना, टार्डीनेस से सुस्ती, तो जो सेबी सुस्ती अपना रहा है, किस चीज़ में सुस्ती अपना रहा है वो, इन इन्वेस्टिगेटिंग द एलिगेशंस ऑफ कॉर्पोरेट मैलफियांस। तो जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है वो, जो एलिगेशंस जो इल्ज़ाम लगे हैं कॉर्पोरेट मैलफियांस के, ठीक है, मतलब जो अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं उस पर सेबी बहुत सुस्ती से काम कर रहा है। एंड मार्केट मैनिपुलेशन, मार्केट पे जो मैनिपुलेशन करना होता है बाय अ लॉन्ग कॉन्ग्लोमेरेट, तो वो मतलब जो अडानी ग्रुप है वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है अपने एडवांटेज के लिए, बहुत ही ज़्यादा खेल रहा है अडानी ग्रुप, तो उसके ऊपर भी सेबी बहुत सुस्ती से काम कर रहा है, ठीक है। टू द रेमिट ऑफ वेरी सेम वॉच डॉग, तो ये डिसीजन, ऐसा डिसीजन जहाँ पे सेबी बहुत सुस्ती से काम कर रहा है इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए, किन चीज़ों पे, कॉर्पोरेट मैलफियांस, जो कि अडानी ने कॉर्पोरेट मैलफियांस किया है, जो गफला किया है उस पर वो सही से काम नहीं कर रहा है, उस पर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, जो और जो अडानी ग्रुप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है,
ठीक है, वो गलत कर रहा है, इसके वजह से उसके ऊपर भी सेबी अडानी को कुछ नहीं कह रहा है। तो इस सब के चलते हुए ना, ऐसे सब होते हुए, तो ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इन सब चीज़ों के चलते हुए ये दिखाता है, हिंट कर रहा है, मतलब दिखाता है अ डिग्री ऑफ जुडिशल एब्सटिनेंस। जुडिशल एब्सटिनेंस जो जुडिशरी होता है, न्याय होता है, वो बहुत ही एब्सेंट है, मतलब न्याय आपने नहीं दिया है अपने डिसीजन में, दैट मे ओनली अंडरमाइन। तो ये आपने न्याय तो दिया ही नहीं है, न्याय नहीं हुआ है पिटिशनर्स के साथ, उनको जस्टिस नहीं मिला है। और इस चीज़ से क्या होगा, अंडरमाइन होगा। अंडरमाइन इज़ कम हो जाना। क्या चीज़ कम हो जाएगी, लार्जर पब्लिक गुड। पब्लिक गुड इज़ लोगों के जो हित में चीज़ें होनी थी, ठीक है। मतलब अब देखो, इन्वेस्टर्स कंपनी में आगे मनमाने तरीके से काम करते जाएंगे, ठीक है, मतलब जो प्रमोटर्स हैं वो मनमाने तरीके से काम करते जाएंगे, तो जो उस कंपनी में बेचारे आम लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनके पैसे तो शायद डूब गए, ठीक है। अगर डूब गए तो आप ऐसे सुस्ती से काम करोगे से भी तो कैसे चलेगा। तो ऐसे क्या होगा, पब्लिक का जो हित है ना वो कम हो जाएगा अगर आप ऐसे ही डिसीजंस देते रहे सुप्रीम कोर्ट, और सेबी ऐसे ही काम करता रहा, तो पब्लिक का हित कम हो जाएगा इस देश में, ठीक है। द कोर्ट इज़ श्योरली अवेयर ऑफ द पास्ट इंस्टेंसेस, मतलब श्योरली इस गारंटी के साथ कोर्ट को पता था पास्ट इंस्टेंसेस, पहले ऐसी घटनाएं घट चुकी थी वेयर, जहाँ पे सेबी को पाया गया था वांटिंग इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एनफोर्समेंट। तो सेबी को ऐसा पाया गया था पहले भी कि एनफोर्समेंट करने में, एनफोर्समेंट करना इस लॉ को लागू करना, कि सेबी बहुत ही सुस्त है, वो लॉ को लागू नहीं करता है, ठीक है। कंपनीज गफले करते जाती हैं पर वो लॉ को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है मार्केट्स में, ठीक है। तो कंपनीज के ऊपर वो सही से अपना रेगुलेशन नहीं कर पाता है, ऐसे पहले भी कोर्ट ने पाया गया था। फिर भी a facet flagged by the experts panel appointed in this case as well। तो इस केस में भी सेबी ने ऐसा ही किया, इस केस में, अडानी के केस में भी सेबी ने सही से लॉस को एनफोर्स नहीं किया और अडानी गफला करके चला गया, ठीक है। आफ्टर ऑल जस्टिस मस्ट नॉट बी डन। तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं बस कहने के लिए कोर्ट में जस्टिस देना नहीं चाहिए, बट इट ऑल्सो मस्ट बी सीन टू डन। वो दिखना भी चाहिए कि हाँ सच में हकीकत में लोगों को जस्टिस मिला है। आप कोर्ट में ऐसे ही ऑर्डर्स पास करते रहोगे, कह दोगे कि हाँ हाँ सभी काम कर रहा है, ये लोग अपने काम कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। वो लोगों को, जनता को दिखना भी चाहिए कि हाँ आप सच्ची में जस्टिस कर भी रहे हो, ठीक है। तो अब हम टोन पे आते हैं। द टोन ऑफ द आर्टिकल इज़ क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल इज़ द टोन ऑफ द टुडेज आर्टिकल। क्लियरली क्रिटिसाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, ठीक है। ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। सो क्रिटिकल इज़ द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल। तो यहाँ पे बताना है कहाँ पे एरर। 5 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है सेंटेंस ABCD। अगर आपको लगता है कहाँ पे भी एरर नहीं है तो नो एरर आएगा, ठीक है। तो ये ई है, ये बैंक छप गया है गलती से, ठीक है। यस, अब बताइए कहाँ पे है आपका एरर। यस, एरर इज़ इन पार्ट ए। यहाँ पे पेटिशनर्स आपका देखो गलत लिखा है। अगर पेटिशनर के बारे में हम कहना चाहते हैं, ठीक है, हम जब सपोज ऐसे कहते हैं राम्स बुक, तो जब हमें पोजेशन दिखानी होती है तब हम सिंगुलर एपोस्ट्रोफी करके हम एस करते हैं, पोजेशन के लिए दिखाना है हमें। और जब प्लूरल कहना है, ठीक है, प्लूरल में अगर हमें कहना है और कोई भी साउंड, अगर हिजिंग साउंड एस से एंड होता है वर्ड, तो उसका प्लूरल एस लेके हम सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी मार्क दे देते हैं, ठीक है। तो कोई भी वर्ड जब एस से ख़त्म होता है, यानी कि हिजिंग साउंड से ख़त्म होता है, जैसे कि यहाँ पे पेटिशनर्स, वो हिजिंग साउंड से ख़त्म होता है, उसको प्लूरल दिखाने के लिए हम यहाँ पे और एक एस नहीं देते हैं, ठीक है, सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी दे देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें पेटिशनर्स को प्लूरल दिखाना था, ठीक है। तो ये आपका एस एस लिखना गलत होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एस नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी मार्क दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे था आपका एरर। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं 5 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है सेंटेंस। अगर आपको लगता है कहाँ पे भी एरर नहीं है तो नो एरर आपका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए कहाँ पे है एरर। यस, एरर इज़ इन पार्ट बी। यहाँ पे वांट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वांटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वांटिंग। वांटिंग यहाँ पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए,
ठीक है। वांट यहाँ पे आपको वर्ब नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए। तो वांटिंग इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सभी को पाया गया था, वांटिंग इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सभी को पाया गया था, इसलिए वो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल पीपी हो जाएगा आपका, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। होप आपको टुडेज सेशन, तो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हमने वोकैबुलरी डिस्कस की, आर्टिकल डिस्कस किया, बहुत सारे ग्रामर्स के रूल को डिस्कस किया, एंड में आर्टिकल के टोन को डिस्कस किया, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। सो यस, इफ़ यू लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, और सभी के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। कहीं पे भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ आती हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, यूपीएससी हो, डिफेंस एग्ज़ाम हो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करिएगा। इनफैक्ट जो हमारे देश में चल रहा है, हिंदू एडिटोरियल के सेशंस ऐसे होते हैं जो कि देश और दुनिया के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है। So yes, this was it for the today's session. Until we meet next time, bye bye everyone and take care.